नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं आप हमसे। आइए देखते हैं। ये ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ। अभी तक हमने देखा था कि सौरमंडल में पृथ्वी के साथ साथ और कौन कौन से ग्रह उपस्थित हैं। फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि पृथ्वी में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे कार्य करती हैं। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी आखिर गति कैसी करती है। हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की गति कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है, एक घूर्णन होती है और दूसरी परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमना प्रारंभ करती है तो उसे क्या कहते हैं, घूर्णन। मतलब कि अपने अक्ष पर ही पृथ्वी को घूमने को क्या कहा जाता है, घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण। मतलब कि एक अपने ही अक्ष पर घूमने को घूर्णन और सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो उसे कहा जाता है परिक्रमण। ठीक है। पृथ्वी का हमने देखा था कि जो पृथ्वी का अक्ष है ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। हमने इसको माना था कि ये पृथ्वी का अक्ष हो सकता है। और जो इसके कक्षीय सतह से पृथ्वी कितनी होती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। हमने देखा था पृथ्वी क्या है, वो एकदम बराबर नहीं है, वो थोड़ी सी झुकी हुई है अपने अक्ष से। कितने अंश पर झुकी हुई है, ये 66.5 डिग्री के कोण बनाते हुए झुकी हुई है। वो समतल से जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कक्षीय समतल। समतल से कक्ष के द्वारा जो भी कोण बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कक्षीय समतल। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कक्षीय समतल क्या होता है। जैसे कि ये हो गया पृथ्वी का अक्ष यहाँ पे, और ये पृथ्वी का अक्ष हो गया और ये हो गया इसका केंद्र बिंदु। तो जो पृथ्वी का कक्षीय समतल होगा वो कहाँ पे होगा, ये कुछ इस तरीके से ये रेखा होगी। ठीक है, ये और ये। चूँकि पृथ्वी 66.5 डिग्री ऐसे थोड़ी सी झुकी हुई है कक्षीय समतल से, ये जो हमारे ये कक्ष हैं ये कितने का कोण बनाते हैं, 66.5 डिग्री का। तो इस वजह से ये पृथ्वी थोड़ी सी ऐसी झुकी हुई हमें दिखती है। ठीक है। और क्या होता है कि ग्लोब पर वो वृत्त जहाँ पे दिन और रात विभाजित करता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिदीप्ति वृत्त। प्रतिदीप्ति वृत्त क्या मतलब क्या हो गया कि इस इमेज में अगर हम देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश इस तरफ से पड़ रहा है, चूँकि पृथ्वी हमारी थोड़ी सी ऐसी झुकी हुई है तो इस तरफ अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इस तरफ की स्थिति क्या होगी, इस तरफ की स्थिति को कहेंगे दिन और इस तरफ की स्थिति को कहेंगे रात। तो इन दोनों को जो भी अलग करती है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिदीप्ति वृत्त। ठीक है। और क्या हो गया, और घूर्णन के समय जो काल होता है वो पृथ्वी पर दिन कहा जाता है और यही पृथ्वी की दैनिक गति भी होती है। ठीक है। इस इमेज में हमने समझ लिया कि इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पृथ्वी का कक्षीय समतल जो कि ऐसा है। ठीक है। और कितनी झुकी हुई है ये, 66.5 डिग्री पर। इस रेखा को क्या कहेंगे, प्रतिदीप्ति वृत्त, जो दिन और रात को विभाजित करती है। और हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पृथ्वी पर घूर्णन नहीं होगा तो क्या होगा। अगर घूर्णन नहीं होगा पृथ्वी पर तो हमेशा क्या होगा कि एक तरफ पर हमेशा ही दिन रहेगा और एक तरफ पर हमेशा ही अंधेरा रहेगा। और जिस तरफ हमेशा दिन रहेगा वो भाग जहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा पड़ेंगी वहाँ पर गर्मी लगातार पड़ेगी, और दूसरी तरफ क्या होगी, वहाँ पर ठंड पूरे समय बहुत ही ज़्यादा होगी। और पृथ्वी की जो दूसरी गति है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहा जाता है, हमने पढ़ा अभी, परिक्रमण कहा जाता है। चूँकि ये परिक्रमण होता कैसे है, पृथ्वी एक वर्ष में या 365.6 दिन में सूर्य का कितने चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। मतलब पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 366 दिन लगते हैं। आइए देखते हैं कैसे, कि एक वर्ष को हम लोग इसलिए लगभग है तो इसलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, सिर्फ 365 दिन ही मानते हैं सुविधा के लिए। और जो 6 घंटे बढ़ते हैं उसको हम नहीं जोड़ते हैं। ये 6 घंटे जाते कहाँ हैं, 6 घंटे बाद में 6 घंटों को मिलाकर हम यानी 24 घंटे 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बाद जोड़ देते हैं। तो
तो इस तरीके से ये 4 वर्षों के बाद प्रत्येक 6 घंटे क्या हो जाते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो फरवरी का महीना होता है वो कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है, और उसी को क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। और जिस वर्ष लीप ईयर होगा उस वर्ष में कितने दिन होंगे, 366 दिन होते हैं। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत ऋतु, शरद ऋतुओं में बंट जाता है। तो ये जो पृथ्वी की गति है, परिक्रमण गति या घूर्णन गति, इसी के ही द्वारा क्या ऋतुओं का निर्धारण भी होता है, मौसमों का। तो आइए देखते हैं कि मौसम का निर्धारण कैसे होता है या मौसम में परिवर्तन किस प्रकार से आते हैं। इस इमेज को देखते हैं। इसमें क्या है कि पृथ्वी, ये देखिए, ये पृथ्वी का अक्ष है जो रेड लाइन से दिखाया गया है। इस तरीके से ये पृथ्वी का अक्ष है, ठीक। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। हम 21 जून की स्थिति को अगर देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, चूंकि ये सूर्य की तरफ, सूर्य की किरणें इधर से आ रही हैं और सूर्य की तरफ उत्तरी ध्रुव झुका हुआ है, इससे क्या होगा कि इस पोर्शन में हमेशा ही गर्मी रहेगी, ठीक है, और इस पोर्शन में हमेशा ही सर्दी रहेगी 21 जून में। तो जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, दक्षिणी ध्रुव इक्कीस जून को क्या होता है कि इस अवस्था में 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा और जो रातें होंगी वो सबसे छोटी होंगी। तो इस अवस्था को कहा क्या जाता है, उत्तरी अयनात। हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तर अयनात कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी स्थिति क्या है कि 22 दिसंबर की स्थिति दी गई है। 22 दिसंबर की स्थिति में क्या होगा कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी वाली ग्रीष्म रात ये कौन सी होती है, 22 दिसंबर की। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अयनात। फिर से इस इमेज को अगर हम देखेंगे तो 22 दिसंबर की ये अवस्था, इसमें ये मकर रेखा पर बहुत ही ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ेंगी सबसे ज़्यादा, और उत्तरी ध्रुव जो होगा वो अंधेरी की तरफ होगा और सूर्य की किरणें जो होंगी वो दक्षिणी ध्रुव की ओर पड़ेंगी। और इस अवस्था में क्या होगा 22 दिसंबर को, अब यहाँ पर क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन होंगे और सबसे छोटी रातें। तो इसी तरीके से जब सूर्य के चक्कर लगा रही है पृथ्वी तो क्या हो रहा है कि ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ही ये इस तरफ से इस तरफ आएगी, 21 मार्च को इस अवस्था में क्या होगा कि ध्रुव पर एकदम सामने पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी, वसंत ऋतु होगी और दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, शरद ऋतु होगी। और यही सेम अवस्था कब होगी, 23 सितंबर को भी उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, वसंत ऋतु होगी, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर क्या होती हैं, ये इस वक्त सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में क्या होता है, कोई भी ध्रुव सूर्य के ठीक सामने नहीं झुका होता है और इस अवस्था में क्या होता है कि दिन और रातें एकदम बराबर होती हैं और इस अवस्था को कहा क्या जाता है, विषुव। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, ठीक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये लाइन आप दिमाग में रखिएगा कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने समझा कि पृथ्वी किस तरीके से गति करती है। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, एक परिक्रमण गति हो गई, एक घूर्णन गति हो गई। परिक्रमण गति किसे कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और घूर्णन गति किसे कहते हैं, जिसमें दिन और रात होता है, ठीक है। और जब दिन और रात, जिस रेखा, जो रेखा दिन और रात को विभाजित करती है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिदीप्ति वृत्त, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, धन्यवाद।